जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। दावे और हकीकत के बीच सिर्फ तारीखों का नहीं, जनादेश का भी फर्क होता है। दावा आपने सुना और जनमत की हकीकत आपके सामने है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 चुनाव की शिकस्तों और 27 वर्ष के सूखे को खत्म करके सत्ता में लौट रही है और सत्ता की अभ्यस्त आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में विपक्ष में बैठेगी। ऐसा विपक्ष जिसकी विधानसभा में न अरविंद केजरीवाल होंगे, न मनीष सिसोदिया, न सत्येंद्र जैन और न ही सौरभ भारद्वाज। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री कौन होगा? आलाकमान से झटपट मुलाकात कराने वाले जायंट किलर परवेश वर्मा या फिर कोई अप्रत्याशित नाम? दिल्ली के नतीजे आम आदमी पार्टी की सेहत पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक असर क्या डालेंगे? क्या पंजाब में भी भगवंत मान सरकार खतरे में है क्योंकि उनके भीतर के ही कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की राजनीति का क्या होगा? खुद व्यक्तिगत अभी वो जमानत पर बाहर हैं और उनके संगठन के स्तर पर क्या चुनौतियां उभरेंगी? इन सब सवालों के जवाब अगले समय में आने वाले मिनटों में हम टटोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और दिल्ली चुनाव नतीजों के बीच इस बार आप शनिवार को भी देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक में है SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। कुल सीटें 70 आम आदमी पार्टी को मिली 22 और भाजपा को, जो कि विजेता है, मिली 48। नतीजों के बाद 8 फरवरी की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय कमलम पहुंचे। कहा, शॉर्टकट की पॉलिटिक्स करने वालों का शॉर्ट सर्किट हो गया है। सुनिए प्रधानमंत्री को। आज दिल्ली में, दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। मैंने हर दिल्ली वासी के नाम एक पत्र भेजा और आप सबने हर परिवार में मेरा एक पत्र पहुंचाया था और मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दीजिए, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। आपने विजेताओं को सुना, अब पराजित पक्ष की बारी। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली की सीट से हार और दिल्ली की विधानसभा में हार को स्वीकार किया और कहा, जनता के सुख दुख में काम आते रहेंगे। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं
और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। आपने दो अहम बयान सुने, प्रतिक्रियाएं सुनी। एक और बयान सुन लीजिए, क्योंकि एक पार्टी का ग्राफ ऊपर गया, दूसरी पार्टी का ग्राफ नीचे आया। एक तीसरी पार्टी भी है जिसने अपने प्रदर्शन को बरकरार रखा। नाम कांग्रेस पार्टी, प्रदर्शन 0 का 0, 0 की हैट्रिक के बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का यह बयान। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. आपने बयान सुन लिए। अब नतीजों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। स्क्रीन पर आपको सीटें नजर आ रही हैं, लेकिन ये सीटें यहां तक आई तो पिछले चुनाव में क्या था, जरा ये तुलना देखिए। 2025 की सीटें आपको दिख रही हैं, बीजेपी की 48 और आम आदमी पार्टी की 22। 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 मिली थी और बीजेपी को 8। 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 और बीजेपी को 3। 2013 में बीजेपी को 31 सीटें, आम आदमी पार्टी को 28 और तब कांग्रेस को भी सीटें आती थी, मिली थी 8 सीटें और 3 अन्य के खाते में गई थी। 2008 के चुनाव की बात करें, जब आखिरी बार कांग्रेस जीती थी, तब कांग्रेस को 43 सीटें मिली थी और भाजपा को 23 सीटें। और आप जानते ही हैं कि तब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में नहीं थी। इसका गठन 2012 के उत्तरार्ध में हुआ था। ये तो सीटों की बात हो गई। अब आप वोटिंग परसेंटेज को देखिए और इस पूरे ग्राफ को देखिए। न्यूज रूम से हमारे साथी विपिन किराड़ आपको समझा रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बदला और इस बार बीजेपी का वोट शेयर लोकसभा चुनाव के मुकाबले डिप नहीं हुआ, जो हर बार विधानसभा चुनाव में 40% के नीचे चला जाता था। इस बार कैसे अपने सहयोगियों के साथ वो 47% के ऊपर गया और आम आदमी पार्टी कैसे 9-10% लुढ़क कर 43-44% के लगभग आ गई। और उसके इस लुढ़कन में कांग्रेस की कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी शामिल है, क्योंकि वो 6% से ऊपर पहुंचे। अगर हम दिल्ली के लोकसभा चुनावों के वोट शेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए तो बीजेपी को 46% वोट मिला दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर और 33% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पाले में गया, जबकि 2013 में उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई थी। कांग्रेस पार्टी को 15% वोट शेयर मिला। इसके बाद हम 2019 की तरफ अगर बढ़ें तो 2019 में बीजेपी का ग्राफ फिर ऊपर चढ़ा और ये वोट शेयर जो है 46% से 57% तक चला गया। वहीं आम आदमी पार्टी का 2019 लोकसभा चुनाव में जो वोट शेयर है वो गिरकर 18% पे आ गया। वहीं कांग्रेस ने 2014 के मुकाबले 2019 में बेहतर प्रदर्शन किया और 15 से 23% पर पहुंचे, जबकि 2024 में बीजेपी का वोट प्रतिशत थोड़ा नीचे गया और वो 2014 से बेहतर रहा लेकिन कुछ नीचे रहा। 2024 में बीजेपी को 54% वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 24% वोट मिले और कांग्रेस पार्टी 23 से गिरकर 19% वोट शेयर पर आ गई। अब बात करते हैं इक्वेशंस की। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में 15 फरवरी को एक लेख छपा। इसमें दावा किया गया दिल्ली की जातीय स्थिति के बारे में। 20% ब्राह्मण, 17% दलित, 14% वैश्य, 12% जाट, इस तरह से एक पूरा डिवीजन था। अब इसके हिसाब से कैसे साधा गया? लोगों ने कहा एक उदाहरण समझिए आउटर दिल्ली का, आपको समझ में आ जाएगा। दिल्ली में कुछ 10 सीटें ऐसी हैं जहां अच्छी खासी जाट आबादी है। नरेला, रिठाला, मुंडका, नांगलोई जाट, विकासपुरी, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन, पालम, महरौली। 2020 में ये सभी की सभी 10 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी और इस बार ये सभी की सभी सीटें बीजेपी ने उससे छीन ली हैं। इसमें अहम किरदार परवेश वर्मा, जो कभी महरौली से विधायक हुआ करते थे 2013 में और नई दिल्ली की सीट पर आकर उन्होंने
अरविंद केजरीवाल को पटकनी दे दी, या फिर कैलाश गहलोत नजफगढ़ से विधायक हुआ करते थे, इस बार बिजवासन से बीजेपी के टिकट पर लड़े और जीत गए। दर्शकों को, प्रेक्षकों ने बताया, विद्वानों ने बताया कि 70 सीटों वाली छोटी विधानसभा में ये जो फैक्टर्स हैं, मसलन यही 10 विधानसभा सीट हैं, ये एक अहम रोल पैदा करते हैं। इसी तरह के क्षेत्र दर क्षेत्र हमने ललन टॉप पर आज विस्तार से आपको विवरण बताए हैं, आप जरूर देखिएगा। अब और बातें जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ गई संख्या के हिसाब से, तो कुछ जगह बहुत क्लोज फिनिश रहा। मसलन 5 सीटें ऐसी रही जिन पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी की हार का अंतर 1,500 वोट से कम का रहा, और 3 सीटें तो ऐसी जब अंतर 700 वोट से भी कम का रहा। मसलन राजेंद्र नगर में आप कैंडिडेट 1,231 वोट से हारे, तिमारपुर में 1,168 और जंगपुरा में 675, त्रिलोकपुरी में 392 और संगम विहार में सबसे कम मार्जिन वाली सीट जहां आप प्रत्याशी दिनेश मोहनिया सिर्फ 344 वोटों से हारे। अब जो जानकारी मिली वो आपको बता दें, बात चली रही है जीत और हार के बड़े अंतर की। सबसे बड़ी जीत मिली मटिया महल में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आले मोहम्मद इकबाल को, वो 42,724 वोटों से जीते। और सबसे छोटी तो हमने आपको बताई ही, दिनेश मोहनिया की बात। अब आप डेटा से आगे चलते हैं, कुछ जाइंट किलर्स के नाम सुनते हैं और कुछ कद्दावर नेताओं की हार का ब्यौरा देखते हैं। सबसे बड़ी सुर्खी नई दिल्ली की सीट, जहां पर 2013 में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था, 2015 में नूपुर शर्मा को हराया था, 2020 में बीजेपी के सुनील यादव को हराया था और 2025 में वो बीजेपी के ही प्रवेश साहिब सिंह वर्मा से चुनाव हार गए। दूसरी सीट है जंगपुरा की, जहां से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह से चुनाव हार गए। तीसरी सीट है ग्रेटर कैलाश, जहां पर पिछली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज बीजेपी की शिखा रॉय से चुनाव हार गए। चौथी सीट है कालका जी, यहां पर आम आदमी पार्टी की नेता, सिटिंग विधायक और अभी तक मुख्यमंत्री आतिशी किसी तरह चुनाव जीतने में कामयाब रही। बीजेपी के रमेश बिधूड़ी पूर्व सांसद, वो चुनाव हार गए। ओखला की एक चर्चित सीट थी, यहां से AIMIM के शिफाउर रहमान तीसरे नंबर पर रहे, बीजेपी के मनीष चौधरी दूसरे नंबर पर और अमानतुल्लाह खान चुनाव जीतने में सफल रहे। मुस्तफाबाद की सीट से आदिल अहमद खान हारे और बीजेपी के कद्दावर नेता मोहन सिंह बिष्ट चुनाव जीतने में सफल रहे। बीजेपी के एक और फायरब्रांड नेता कपिल मिश्रा भी करावल नगर से एक बड़े अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन पूर्व मंत्री, ये भी चुनाव हारे, बीजेपी के करनैल सिंह जीते। वैसे ही बिजवासन से कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री थे, इस्तीफा देकर आए, वो चुनाव जीते और सुरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के हारे। पटपड़गंज से एजुकेटर UPSC के अवध ओझा चुनाव हार गए, पहले मनीष सिसोदिया यहां से लड़ते थे, बीजेपी के रविंदर नेगी जीत गए। मोती नगर की सीट माफ करिएगा, यहां से शिव गोयल चुनाव हार गए आम आदमी पार्टी के, और बीजेपी के हरीश खुराना, इनके पिता मदन लाल खुराना बीजेपी के नेता थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे, वो चुनाव जीत गए हैं। ये कुछ अहम है। बाकी कुछ एक और सीटें हैं जिसके बारे में न्यूज रूम से जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी अभिषेक। इन सीटों के अलावा कुछ और प्रमुख सीट हैं जिनकी अपडेट दे देते हैं, जैसे कि बाबरपुर विधानसभा सीट, यहाँ से आम आदमी पार्टी के गोपाल राय चुनाव लड़ रहे थे, जो कि जीते हैं। इन्होंने हराया है भारतीय जनता पार्टी के अनिल कुमार को। दूसरी सीट बल्लीमारान की, यहाँ से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन जीते हैं, हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के कमल। तीसरी सीट मादीपुर की, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैलाश गंगवाल ने जीत हासिल की है। नंबर 2 पर रही आम आदमी पार्टी की राखी बिरला। और अगली सीट है सुल्तानपुर माजरा, यहाँ से आम आदमी पार्टी के मुकेश कुमार अहलावत जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के करम सिंह यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे। 12 सालों की नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी के अलावा और क्या वजह रही आम आदमी पार्टी की हार की? एज इट इज, जैसा एग्जिट पोल में प्रेडिक्शन बताया जा रहा था, वैसे ही नतीजे आने की क्या वजह रही? पहली वजह, कांग्रेस के वोट प्रतिशत में मामूली सही लेकिन इजाफा, और इसने कम से कम 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ा। इन सीटों पर जीत हार का मार्जिन कांग्रेस प्रत्याशी को मिले वोटों से कम रहा। दूसरी, बीजेपी का मिडिल क्लास पर फोकस। वोटिंग से 19 दिन पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई। सरकारी कर्मचारियों के लिए, खासतौर पर दिल्ली में जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बात है, और फिर राज्य के भी चूंकि वैसे ही फॉलो होता है पैटर्न वेतन आयोग का, उनके लिए खुशी की बात थी। उसके बाद वोटिंग से 4 दिन पहले बजट में मिडिल क्लास को सबसे बड़ी टैक्स राहत दी गई, और इससे जो आम आदमी पार्टी बार बार कह रही थी कि बीजेपी मिडिल क्लास की दुश्मन है, उस तर्क को भोतरा करने में मदद मिली। तीसरी बात, इस बार बीजेपी का कैंपेन फ्रीबीज विरोधी नहीं रहा, बल्कि पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की सभी योजनाएं तो हम जारी रखेंगे ही। दूसरा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे महिलाओं को,
बीजेपी ने कह दिया कि हम 2500 रुपए देंगे। ये वो बात थी जिसने आम आदमी पार्टी के लाभार्थी वर्ग के एक हिस्से को अपने पाले में लाने में सफलता हासिल की। चौथी वजह, आम आदमी पार्टी की बिगड़ती छवि। इस कार्यकाल में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर शराब घोटाले के आरोप लगे, सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किए, पार्टी की पूरी सीनियर लीडरशिप को जेल जाना पड़ा और चुनाव में एक के साथ एक बोतल फ्री का मुद्दा पार्टी की नैतिकतावादी छवि को नुकसान पहुंचा गया। छवि बिगड़ने की एक और वजह बना शीश महल विवाद। कभी वैगनार में चलने वाले सरकारी बंगला न लेने का वादा करने वाले केजरीवाल की छवि मुख्यमंत्री आवास के राजसी रेनोवेशन से खराब हुई। कैग रिपोर्ट में 45 करोड़ के खर्च का दावा किया गया। 20.5 लाख के टीवी और 95 लाख के पर्दे चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बने। छठी वजह, अधूरे वादे। आम आदमी पार्टी का एक बड़ा वक्त कोर्ट कचहरी में बीता। दिल्ली सरकार न यमुना साफ कर पाई, न कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई कम कर पाई। जब कोर्ट कचहरी नहीं कर रहे थे तब दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने में खर्च हो रहे थे। प्रधानमंत्री के भाषण में भी इस बात का जिक्र हुआ, शीश महल के मुद्दे का, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण में भी। चुनाव नतीजों के बाद सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी ने बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ा था नरेंद्र मोदी के नाम पर। अब कई नाम दौड़ में हैं। पहला नाम केजरीवाल को हराने वाले पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा का। नतीजे स्पष्ट होते ही वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए तो इन अटकलों को हवा भी मिली। बाहर आए तो उन्होंने ये बयान दिया, मैंने कमाल नहीं किया, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल है कि दिल्ली वालों ने उनके ऊपर विश्वास जताया है। जो उन्होंने देश में काम किए, दिल्ली में काम किए, ये कमाल है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का। ये कमाल है हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने दिल्ली में सारे चुनाव की कमान अपने हाथ में ली है। ये कमाल है दिल्ली के पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जी जान मेहनत करी है, और ये कमाल है दिल्ली वासियों का, जिन्होंने एक अच्छी सरकार बनाई है। इसके अलावा दावेदार वो भी हैं जो 2013, 2015 और 2020 की आम आदमी पार्टी की लहर में भी विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे थे। रोहिणी से जीतने वाले विजेंद्र गुप्ता, हरीश खुराना भी दावेदार हैं, मदन लाल खुराना के बेटे, जितेंद्र महाजन, सतीश उपाध्याय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, रविंदर नेगी, मोहन सिंह बिष्ट, ऐसे कितने ही नाम हैं जिनको लेकर कयास चल रहे हैं। एक हल्के में यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के संविधान कि बीजेपी संविधान विरोधी है, इस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी दलित चेहरे को दिल्ली की कमान दे दे। लेकिन अभी ये सब कयास ही हैं और अप्रत्याशित फैसले भी आ सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान में देखे गए। पत्रकारों के बीच क्या चर्चा है, सुनते हैं। देखिए, इसमें मुझे लगता है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो वेस्ट दिल्ली यानी कि पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा चुनाव में इस बार टिकट नहीं मिली, नई दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोकी पार्टी के कहने पे, और जो अभी तक के ट्रेंड्स हैं उसमें प्रवेश वर्मा लगातार लीड कर रहे हैं। लगभग 3000 मतों के साथ जो है अभी वो लीड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरे अगर कैंडिडेट के तौर पर मैं देखूं तो मुस्तफाबाद से जो है मोहन सिंह बिष्ट 5 बार के विधायक हैं, इस बार फिर से वो मैदान में है, और जिस तरीके से उनका मार्जिन है उसके बाद अब लगता नहीं कि वो हारेंगे। इसके अलावा सतीश उपाध्याय हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, एनडीएमसी के जो है वाइस चेयरमैन रहे हैं, दिल्ली प्रदेश में अध्यक्ष, मैंने आपको बताया दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष वो रह चुके हैं, कॉर्पोरेटर वो रहे हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी को वो चेयर करते थे। आशीष सूद हैं, बहुत क्लोज हैं, एबीवीपी से अपना कैरियर की शुरुआत की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, गोवा के प्रभारी थे, जम्मू कश्मीर में सह प्रभारी थे, और कई संगठनात्मक जब भी जरूरत होती है तो उनको जिम्मेदारी दी जाती है चुनावों के अंदर, चाहे वो बिहार का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उनको जिम्मेदारी दी जाती है और उनको बहुत करीबी माना जाता है गृह मंत्री अमित शाह का। इसके अलावा अगर हम देखें तो अनिल शर्मा है, बड़े नाम हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, इस बार जो मार्जिन है उससे लगता नहीं कि वो मार्जिन टूटेगा। पवन शर्मा संगठन मंत्री रहे हैं दिल्ली के अंदर, और वो भी दूसरी बार जो है वो चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लगभग 13 या 14 हजार का उनका मार्जिन है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कई चेहरे हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन आलाकमान क्या तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो ये रहती है कि लोगों के साथ जो है कनेक्ट करने वाले लोग चाहिए। तमाम चीजों को जो है वो साधते हुए नाम तय होगा। तो फैक्टर्स हमने आपको कुछ बताए, अब एक एक करके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयानों पर कान धरते हैं। विधानसभा का चुनाव
हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। इस विजय के अगर कोई शिल्पकार हैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। दिल्ली की जनता ने उनके काम को सलाम किया है। दिल्ली की जनता ने इस विश्वास को सलाम किया है कि अब हम दिल्ली को विकसित राजधानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बनाएंगे। आखिरी बात, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए आगे का क्या रास्ता है, क्या चुनौतियां हैं। पहले भाजपा की बात। दिल्ली को अगर त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में देखें तो 2 स्तर पर अब भाजपा बहुमत में है। लोकसभा 7 में 7 सांसद और विधानसभा जहां पर अब वो 70 में 48 विधायकों के साथ बहुमत में है। इस व्यवस्था का तीसरा स्तर है एमसीडी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। पहले ये 3 सिविल बॉडीज में बटी थी, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ईडीएमसी, एनडीएमसी और एसडीएमसी। अब ये तीनों मिलकर एमसीडी हो गई हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी के मेयर हैं महेश खींची। एमसीडी का सालाना बजट है करीब 16,000 करोड़ रुपए का और मुख्य काम पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, साफ सफाई, पार्किंग, इन सब की व्यवस्था करना, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वसूलना। बीजेपी चाहेगी कि वो एमसीडी में भी वापस से सत्ता में आए ताकि तीनों ही स्तर पर कामयाब हो सके, और आम आदमी पार्टी चाहेगी कहीं तो सत्ता बची रहे। आम आदमी पार्टी के सामने और भी चुनौतियां हैं। मसलन पहली, पंजाब में सत्ता और संगठन को साधे और बांधे रखना। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास 92 सीटें हैं 117 में। नंबर गेम में सरकार सुरक्षित दिख रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव की हार के बाद से ही आम आदमी पार्टी के विधायकों में भगवंत मान के खिलाफ रोष नजर आता है। राघव चड्ढा और संदीप पाठक जो वहां के प्रभारी हैं, कहा जा रहा है कि उनके वश का नहीं है पंजाब की संभावित बगावत को रोकना, और अगर अरविंद केजरीवाल सीधे दखल देंगे तो भगवंत मान वर्सेस अरविंद केजरीवाल भी हो सकता है। हमने इस प्रकरण पर नेता नगरी में विस्तार से बात की, आप जरूर देखें। दूसरी चुनौती, पार्टी न सिर्फ सत्ता के बाहर है बल्कि लगभग 43.5% वोट लाने के बावजूद प्रभावी विपक्ष बनना भी चुनौती है। कारण विधानसभा में बड़े चेहरों का अभाव। 3 बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज सदन में नहीं है। वरिष्ठ नेताओं में सिर्फ आतिशी सिंह और गोपाल राय ही जगह बना पाए हैं जीत की लिस्ट में। ऐसे में नए चेहरों को सामने लाना, अपने मुद्दे उठाने के लिए उन पर निर्भर रहना होगा। तीसरी चुनौती, दिल्ली में 22 विधायकों को सदन के अंदर और बाहर एकजुट रखना और नेतृत्व प्रदान करना। कम विधायक हैं, दल बदल की हिस्ट्री वाले विधायक भी हैं, तो दिल्ली में टूट फूट से बचे रहना भी एक चुनौती होगी। दिल्ली चुनाव से जुड़ी बातें अब यहीं तक। और एक बात और, आप कितने भी बड़े नेता हो, कितनी भी बड़ी हस्ती हो, नेवर एवर तो कभी ना बोले। शुरुआत में आपको दिखाया अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य कि कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते वाले ही आ गए हैं, और जो ये दावा कर रहे थे वो अब चले गए हैं। बहरहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव से इतर देश में कुछ उपचुनाव के भी नतीजे आए, उन पर बात करते हैं। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट और तमिलनाडु की इरोड ईस्ट सीट। मिल्कीपुर ये अयोध्या फैजाबाद का इलाका है, वही लोकसभा भी लगती है। यहाँ पर बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी का अजीत प्रसाद को 61,000 वोटों से हरा दिया। अजीत प्रसाद के पिता अवधेश प्रसाद अभी अयोध्या से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के हैं। मिल्कीपुर सीट से सांसदी लड़ने और जीतने के बाद ही ये सीट खाली हुई थी अवधेश प्रसाद की। ये सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, सपा का गढ़ मानी जाती रही है। बीजेपी कामयाब हुई। इस जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। वहीं तमिलनाडु इरोड ईस्ट सीट पर डीएमके के चंद्रा कुमार को 91,000 वोटों से जीत हासिल हुई।
आज का लन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। इतवार के रोज सुबह सवेरे आप देखिए नेता नगरी, जहां पर हमने विस्तार से बात की है दिल्ली चुनाव से जुड़े प्रसंगों की। और इतवार को ही शाम को आप देखिए मशहूर फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के साथ गेस्ट इन द न्यूज रूम। साथ में हमारा एक नया शो, नाम है मालामाल वीकली। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जीतने वालों को बधाई, जिम्मेदारी का पर्व अब शुरू होता है। हारने वालों को सांत्वना, अपनी अपनी कमियों पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते रहिए। शुभ रात्रि।